दोस्तों, देश में चुनाव चल रहे हैं और देश में चुनावी सर्वे, चुनावी अनुमान के नाम पर इतने बड़े बड़े फ्रॉडिया हैं जो 2014 से लेकर आज तक एक ही भविष्यवाणी हर चुनाव में करते हैं कि मोदी हार रहा है, मोदी हार जाएगा, मोदी बहुमत नहीं पाएगा, मोदी 150 पे रुक जाएगा, मोदी 200 पे रुक जाएगा। जबकि जर्नलिज्म का जे भी समझने वाला आदमी अगर मौजूदा चुनावों का आकलन ये करे तो बुरी से बुरी स्थिति, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बुरी से बुरी स्थिति में भी बीजेपी को कोई रोक नहीं पा रहा है सत्ता में आने से। और बेहद आसानी से मैं कह रहा हूं, बहुत बुरी स्थिति में समझ लीजिए, अगर बीजेपी ने बहुत खराब प्रदर्शन भी किया तो बीजेपी 272 के मैजिकल नंबर को छूने में कहीं नहीं पिछड़ रही है। ये मैं केवल बीजेपी की बात कर रहा हूं, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं। और वो पत्रकार जो कभी अंधे बन जाते हैं, दुग्गल साहब हैं देश में कुछ पत्रकार जो हैं, दुग्गल साहब एक फिल्म में थे, कादर खान को दुग्गल साहब का रोल मिला था। तो दुग्गल साहब के साथ क्या होता था, कभी वो डॉक्टर बन जाते थे, कभी ज्योतिषाचार्य बन जाते थे, कभी वो पुलिस वाले बन जाते थे, कभी अंधे हो जाते थे, कभी बहरे हो जाते थे, कभी बोलने लगते थे, कभी गूंगे हो जाते थे। तो बहुत सारा रोल जो है कादर खान ने उस फिल्म में किया। इसके अलावा देश में कुछ ऐसे अंजुमन हैं, कबाड़ी हैं, ये हैं, वो हैं, फलाने हैं, ढिमकाना है, कोई चश्मा है, तरह तरह के ऐसे लोग हैं जो आपको इन चुनावों के दौरान ये बता रहे हैं या कह रहे होंगे कि भाई बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये चुनाव तो भैया हार गए। अरे मोदी तो गए हो, लेकिन आप ये समझिए, सबसे बेसिक बात ये है कि ये लोग चुनावों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, ये जमीनी हकीकत नहीं बता रहे हैं, ये जनता का मूड नहीं बता रहे हैं, ये अपनी मनोकामना बता रहे हैं। और अपनी मनोकामना बताने में दोस्तों ये लोग 2014 से लगे हुए हैं। 2017 के यूपी विधानसभा में इन्होंने अपनी मनोकामना बताई, 2019 के लोकसभा में अपनी मनोकामना बताई। ये बस ऐसे आंख बंद करके ये सोचते हैं कि ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंख बंद करके जमीन में गाड़ देंगे, इससे नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएगा। और ये फिर एक दिन निकलेंगे, कहेंगे देखा हमने कहा था। और ये लोग निहायती बेशर्म किस्म के लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर चुनावों में ये झूठे वादे, झूठे विश्लेषण और एक तरह की हवा बनाएंगे। अभी आप ट्विटर खंगालोगे तो तमाम ऐसे लोग, ये जो दुग्गल साहब मैंने बताया, ये लोग अभी से हवा बनाने लगे हैं कि अरे मोदी की तो कोई हवा नहीं है, अरे ये तो एक तरफा चुनाव हो गया, जमीन से जनता कट गई है, ये वोट बैंक, वो वोट बैंक, यादव, मुस्लिम, तमाम कहानी में बता के आपको ये बताएंगे कि भाई मोदी जी तो 272 भी नहीं पार कर रहे। कहानी ये है कि बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा होता है ना 272, कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं, 272 मैजिकल नंबर है, वो मैजिकल फिगर बीजेपी बेहद आसानी से क्रॉस करने जा रही है। कुछ लोगों का ये भी दावा है, वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई 400 कहां से आएगा। अब ये लोग मतलब 2014 से छोड़िए, 2002 से एक आदमी की राजनीतिक यात्रा क्रैक करने में लगे हुए हैं और ये लोग नरेंद्र मोदी का स्टाइल क्रैक ही नहीं कर पा रहे। और ये लोग वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई 20 साल, 25 साल, 30 साल तक केवल एक चैनल में संपादक रहे और इन सब की मानसिक स्थिति इतनी कमजोर है, जमीनी समझ इतनी कमजोर है, या तो ये समझ सब रहे हैं लेकिन केवल अपनी मनोकामना के चक्कर में, अपनी इच्छा के चक्कर में बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एक किसी तरह के व्यक्ति से, खास तरह के आदमी से इनकी नफरत है, एक पॉलिटिकल पार्टी से इनकी नफरत है। ये कोई पत्रकारिता नहीं कर रहे, कोई किसी तरह का इनसे कोई सरोकार नहीं जुड़ा हुआ है, ये केवल और केवल झूठ परोसते हैं। और इनको ये लगता है कि ट्विटर या किसी फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ये 5 झूठ ऐसे बोल देंगे कि अरे मोदी के खिलाफ तो बिल्कुल कोई हवा नहीं है, अरे मोदी हार गया, अरे ऐसा हो गया। और इनसे इनको लगता है, हर चुनाव में इनको यही लगता है कि ये लोग हवा बदल देते हैं। और ये लोग अव्वल दर्जे के मूर्ख, महामूर्ख, धूर्त कहिए, जो कह लीजिए, हर चुनावों में इनको मुंह की खानी पड़ती है और फिर से ये मुंह उठा के आ जाते हैं। अभी इन चुनावों के बाद यही होगा, आप यकीन करो। ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी की कोई हवा नहीं है, वो बस इसीलिए कि उसका बैकग्राउंड सेट हो रहा है कि 4 जून को जब 12, साढ़े 12 बजे तक सरकार बननी होगी और वो नंबर जब क्लियर हो जाएंगे तो ये कह सकेंगे कि अरे हमने तो एनालिसिस किया था, मोदी की तो कोई हवा थी नहीं, तो इतनी सारी सीटें कैसे आ गई? इन्होंने ईवीएम में चोरी किया है, ये ईवीएम चुरा लेते हैं, ये ईवीएम हैक कर लेते हैं। तो इस तरह की झूठ आपके पास 4 जून को परोसी जाएगी। मैं कोई दावा नहीं करता, मैं कोई बड़ा पत्रकार हूं, मैं बहुत जानता हूं, मेरी जमीनी समझ बहुत अच्छी है, मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन
आप ये समझिए कि चुनाव में राजनीति को, नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को जो बेसिक भी समझते हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, वो सत्ता में लौटने जा रहे हैं। और यह भी हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है कि 2014 और 2019 से 2024 का मैंडेट नरेंद्र मोदी को बड़े तौर पर देश में और भी विराट नेता के रूप में स्थापित कर देगा। हमने तमाम लोकसभा की सीटें पीछे अंकित कर दी हैं, तमाम राज्य हैं। हम एक आकलन आप तक देते हैं, तमाम बड़े पत्रकार दे रहे हैं, सबने अपना अपना अनुमान दे दिया है। कोई कह रहा है 180, कोई कह रहा 100, 150, राहुल गांधी तो कह रहे हैं 150, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी 220, 230 जा रही है, प्रियंका गांधी कह रही है कि बीजेपी 180 जा रही है। तो आपस में ये पॉलिटिकल पार्टियां और ये पत्रकार एक मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, बैठ के ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मोदी को रोकना कितने पर। ये जो घोषणा कर रहे हो, कम से कम आपस में तो मेल मिलाप आप लोग कर लो कि भाई इससे ज्यादा या इससे कम नहीं बताना है। केजरीवाल जी का अलग नंबर है। खैर, तो एक पत्रकारों का झुंड है जो यूट्यूबर हो गए हैं, एक समय पे चैनल के संपादक हुआ करते थे। तो आप लोग समझो कि ये जब संपादक होंगे किसी चैनल के, तो ये लोग पूरे दिन क्या एजेंडा चलाते होंगे किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के खिलाफ। 24 घंटे इनका यही, आज से नहीं 2014 के बाद से ये लोग इसी सिंड्रोम में जी रहे हैं कि आज मोदी जाएगा, अब चला जाएगा, अब बीजेपी हार जाएगी। और इनका दर्द है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और चुनाव दर चुनाव ये लोग विश्लेषण कर ही नहीं रहे, झूठ पर उसने। खैर, हमने कोई दावा नहीं किया, हम एक अनुमान आपको बता देते हैं। बाकी 4 जून को इसी वीडियो पर हम लोग फिर से बात कर लेंगे कि हमारा अनुमान क्या था और 4 जून को रिजल्ट क्या होंगे। चलिए पहले से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें, आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहां पर तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उनसे जो है बीजेपी का अलायंस है, एनडीए। वहां पर बीजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा टीडीपी जो है वो 17 सीटों पर, और 2 सीटों पर पवन कल्याण जो साउथ के सुपरस्टार हैं उनकी भी पार्टी लड़ रही है। बीजेपी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, और जो दिख रहा है बिल्कुल वो चुनावी पटल पर आपको दिख जाएगा कि बीजेपी इस बार साउथ में गेन करने जा रही है। गेन इस लिहाज से कि बीजेपी का नंबर साउथ के राज्यों में 2014 और 2019 से बेहतर होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और एनडीए गठबंधन 10 तक सीटें जीत सकता है। 10 सीटें 25 में से आ सकती हैं। वो गठबंधन बेहद डेडली है। अरुणाचल प्रदेश में आप आओगे तो अरुणाचल में ऐसा है कि हो सकता है 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। असम में बीजेपी ने 2019 के चुनाव में कुल 9 सीटें जीती थी, 10 पर ये चुनाव लड़े थे, जिस पर बीजेपी की केवल बात कर रहा हूं। और एनडीए अलायंस की बात करें तो यहां पर 14 में से बीजेपी इस बार 13 तक के नंबर को क्रॉस कर सकती है। ये एनडीए की बात हो रही है। बिहार तक आएंगे तो बिहार में 40 कुल लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए अलायंस को 2019 में 39 सीटें मिली थी, और इस बार बीजेपी 17 सीटों पर लड़ रही है। 2019 में भी 17 सीटों पर लड़ी थी, 17 में 17 बीजेपी जीत गई थी। इसके अलावा आएंगे, चूंकि जेडीयू एक ही सीट एनडीए अलायंस हारा था बिहार में, वो जेडीयू के कैंडिडेट थे। इस बार हो सकता है 2 सीटों का अधिकतम नुकसान जो बिहार में मुझे लग रहा है वो 2 से 3 सीटों का नुकसान बिहार में हो सकता है बीजेपी को। और इस तरह से अगर जाओगे तो बीजेपी बिहार में 36 सीटों तक ला रही है। ये अनुमान है भाइयों। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी 9 से 10 सीटें फिर से जीत सकती है। ये रिपीट हो सकता है। गोवा चलेंगे तो गोवा में 1 सीट 2019 में कांग्रेस के खाते में गई थी और 1 बीजेपी के खाते में। इस बार मामला बिल्कुल अलग है। गोवा में 2 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती। आएंगे गुजरात, तो गुजरात पूरा भगवा था। कब 2014 में भी, 2019 में भी, और 2024 में भी गुजरात भगवा होने जा रहा है। आपको पता है अभी करीब 1 साल पहले गुजरात में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के। उसमें इतने लंबे समय से, करीब 20 साल से ज्यादा पार्टी गुजरात में शासन में है, बावजूद इसके एक थंपिंग मेजोरिटी से वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। बीजेपी गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीटें जीतनी जा रही हैं। दोस्तों, मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई सेफोलॉजिस्ट हूं और सर्वे करता हूं, लेकिन 14 साल 12 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, तो इतना सेंस तो हो जाता है। सामान्य जो भी लोग फॉलो करते हैं चुनावों को, उनको यह पता लग जाता है कि क्या होने वाला है।
एक अनुमान आपके पास एक आइडिया आता है। अब ये लोग जो आइडिया होते हुए भी झूठ बोलते हैं, तमाम तरह के लोग हैं, ये अंजुमन, ये गंजुमन जितने भी हैं, इनसे आप पूछो कि भाई काहे कि आप संपादक रहे लंबे समय तक चैनलों में और क्या एनालिसिस करते हो, एनालिसिस के नाम पर झूठ क्यों परोसते हो। खैर, तो 26 में 26 गुजरात, फिर जब आप आओगे हरियाणा में बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप करने जा रही है, 2019 का रिजल्ट यहां दोहराने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा जो 2019 और 14 में, यानी कि 4 की 4 लोकसभा सीटें। देखो दोस्तों, जहां पर लड़ाई जिन भी राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, वहां बीजेपी के लिए एज है, बीजेपी के लिए वो फायदे की लड़ाई है, वहां बीजेपी गेन ही करेगी। और जिन राज्यों में चौतरफा तीन तरफा लड़ाई है, वहां पर थोड़े बहुत नुकसान की गुंजाइश है। जैसे बिहार में एक तरह की तीन तरह की लड़ाई है, वहां पर दो गठबंधन के बीच की लड़ाई, तो वहां दिक्कत है 2-3 सीटों का, वहां भी कोई मेजर नुकसान नहीं है। लेकिन जहां मुख्य विपक्षी के रूप में बीजेपी के सामने कांग्रेस है, वहां फिर बहुत बड़ा एज है बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को। 2019 में आते हैं, झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 लोकसभा में से एनडीए के खाते में चली गई थी 13 सीट। और इस बार भी इस बात की प्रबल संभावना है कि झारखंड में बीजेपी 12 से 13 सीटें जीत सकती है। हम 12 ही कर रहे हैं, 12 सीटें। कर्नाटका आएंगे, कर्नाटका में बीजेपी 2019 में 25 सीटें जीती थी। इस बार ये आंकड़ा 25 से 26 के बीच हो सकता है। आप आएंगे केरल, केरल वो राज्य जहां अब तक खाता नहीं खुला है बीजेपी का, लेकिन केरल में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री को शशि थरूर के खिलाफ लड़ाया है। इसके अलावा 2 और सीट बीजेपी निकाल सकती है। बीजेपी को केरल में 2 से 3 सीट मिल सकती है। आप आएंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 29 में से 1 सीट जीती थी कांग्रेस, और इस बार हो सकता है मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाए, क्योंकि जिस तरह की असेंबली में मैंडेट मिला था अभी मनोज यादव को बीजेपी को, उसके बाद से ऐसा लग रहा है। और जो कैंपेन है बीजेपी का, मैंने आपको बताया कि जहां भी जिन भी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट है, वहां एज है बीजेपी को। और मैं आपसे बता रहा हूं, बीजेपी मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप करने जा रही है, वहां बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीत सकती है। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी 25 सीटों में से 23 जीती थी अकेले। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली उस समय गठबंधन में थी, दोनों ही मिलकर 40 से ज्यादा सीटों पर जीते थे। इस बार शिवसेना की बागडोर है एकनाथ शिंदे के पास, वो 15 सीटों पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार गुट एनसीपी 4 सीटों पर, इसके अलावा रामदास अठावले को भी 1 सीट इन लोगों ने दी है। बीजेपी 28 सीटों पर लड़ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 40 सीटों को क्रॉस कर सकता है फिर से, मतलब 40 अधिकतम सीटें तक महाराष्ट्र में जीत सकता है। एनसीपी का जो गुट शरद पवार गुट है और जो उद्धव ठाकरे गुट है, वो मैसेजिंग, वो काट जो है नरेंद्र मोदी की नहीं ढूंढ पाया है, वो मैसेजिंग जमीन तक नहीं गई है। लोगों में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि शिवसेना, जो असली शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था, वो उद्धव ठाकरे से उठकर कहां आ गया, एकनाथ शिंदे। वहीं एनसीपी पूरी की पूरी पार्टी अब, और चुनाव चिन्ह जो है भतीजे अजीत पवार के पास आ गया। इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास एक राजनीतिक पहचान का भी संकट है। ऐसा भी हो सकता है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव हार जाएं। खैर, आगे आइए, अब आएंगे मणिपुर। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 1 पर जीती थी, जबकि 1 सीट पर वहां की जो एनपीपी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वो जीती थी। इस बार ऐसा हो सकता है कि बीजेपी दोनों की दोनों सीटें निकाल के ले जाए। मेघालय आएंगे तो मेघालय में बीजेपी को पिछली बार कुछ नहीं मिला था, और ऐसा हो सकता है कि मेघालय में इस बार भी हाथ खाली रह जाए, कुछ ना मिले। उसके बाद आइए नॉर्थ ईस्ट के अगले स्टेट मिजोरम में। मिजोरम में 1 सीट है, 1 लोकसभा की सीट है। मिजोरम में बीजेपी का हाथ खाली रहा था, फिर से हाथ खाली रह सकता है, यानी नॉर्थ ईस्ट के एक और स्टेट में बीजेपी 0 हो सकती है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन जीता था, तो 1 सीट यहां फिर से रिपीट करने की संभावना है। उड़ीसा आइए, उड़ीसा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो घटी बढ़ोतरी होगी, मान लीजिए बिहार में बीजेपी को कुछ नुकसान, या उत्तर प्रदेश में अगर नुकसान होने की संभावना हो, तो उड़ीसा उसकी पूर्ति करेगा। वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी इस बार उड़ीसा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है। बीजेपी यहां पर 15 से 17 सीटें जीत सकती है। मैं यहां 16 ही सीट कर रहा हूं।
नंबर मैं फिर से बताता तो बीजेपी उड़ीसा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है। और ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि एक तो लंबे समय से वहां नवीन पटनायक हैं, दूसरा जितने भी विपक्षी दल हैं वहां सीधी लड़ाई नवीन पटनायक और बीजेपी के बीच है। और ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा में कोई फ्रेंडली फाइट चल रही है कि स्टेट में तो नवीन पटनायक की उम्मीद है रिपीट हो जाने की, लेकिन लोकसभा में लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं। और इस बार यह भी हो सकता है कि पुरी से संबित पात्रा चुनाव जीत जाए। इसके बाद आइएगा पंजाब। पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। अब आइए पंजाब। पंजाब में बेहद दिलचस्प मुकाबला है। पिछली बार एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिली थी, 2 जीती थी बीजेपी, 2 जीती थी एसएडी श्रोमणी अकाली दल। इस बार दोनों अलग अलग हैं और पंजाब में चौतरफा मुकाबला है, यानी बीजेपी अलग लड़ रही है, श्रोमणी अकाली दल अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। यानी कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है वो पंजाब में खत्म है। जो कांग्रेस देश भर में इंडिया गठबंधन की बात करती है वो कांग्रेस वहां वामपंथी जो हैं वायनाड में राहुल गांधी को चैलेंज कर देते हैं। तो ये गठबंधन की स्थिति है कि 2 पार्टियां जो दिल्ली में मिलकर लड़ रही हैं लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ रही हैं। कांग्रेस भी 13 सीटों पर लड़ रही है पंजाब में, 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 13 सीटों पर बीजेपी भी लड़ रही है और श्रोमणी अकाली दल भी 13 सीटों पर लड़ रही है। यह चौतरफा लड़ाई है और ऐसा हो सकता है कि पंजाब की इस लड़ाई में बीजेपी का कोई बहुत बड़ा काडर तो नहीं है, लेकिन बीजेपी बहुत कुछ खोने की भी स्थिति में यहां पर नहीं है। पंजाब में बीजेपी 2 से 3 सीट तक जीत सकती है। इसके अलावा राजस्थान में आपको कह देता हूं कि शायद 1 सीट बीजेपी लूज करे। 2019 और 2014 दोनों बार 25 में 25 सीटें जीते थे और इस बार भी ऐसा हो सकता है कि 24 से 25 सीटें राजस्थान में 1 सीट लूज कर सकती है बीजेपी और राजस्थान में फिर से मोदी लहर यानी मोदी मैजिक जिसको कहते हैं, मोदी सुनामी जिसको कहते हैं, जो बोलना है बोल लीजिए। आपको इन नंबर्स में दिख रहा होगा और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि 4 जून को जब हम और आप सामने होंगे, रिजल्ट्स पर बात कर रहे होंगे और नंबर्स आ रहे होंगे, उस दिन आप ये नंबर्स टैली कर लेना। वो लोग जो दुग्गल साहब बने फिरते हैं, जो अंधे लूले बहरे हैं, जिनको कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता, उनको ये नंबर जाकर के दिखा देना। ये कहानी हम लोग बात करेंगे कब? 4 जून को। खैर आगे आइए, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। तमिलनाडु में बेहद जबरदस्त मुकाबला है, वहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन लगभग 5 से 6 सीटें ले सकता है, जिसमें बीजेपी 3 सीटों पर जीत सकती है। तेलंगाना में बीजेपी 17 की 17 सीटों पर लड़ रही है और तेलंगाना में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अप टू 10 तक जा सकती है, 10 से 12 सीटें, मैं 10 कह रहा हूं, 10 सीटें तेलंगाना में। अब आइए त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बाकी है भाई, वेस्ट बंगाल बाकी है, बहुत बाकी है नंबर और यहीं से खेल बदल जाएगा। खेल असल बदलेगा कहां? उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बाकी जगह जो भी कमी घटी होगी वो उड़ीसा और बंगाल तय कर देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों में तो ऑलरेडी पहले से मैक्सिमम है। तो 400 पार कहां होगा? 400 पार वहां होगा साउथ में। बीजेपी का सूर्योदय होने जा रहा है। साउथ में राम मंदिर, अयोध्या में बना राम मंदिर की लहर जबरदस्त है। राम को लेकर देश में की जो अलग राजनीति रही है, उसका प्रकोप, उसका प्रभाव जो है आप 4 जून को देखेंगे और राम लहर में साउथ में बहुत सारी पार्टियां बह जाने वाली हैं। आपको ये 4 जून के नतीजे बता देंगे। बीजेपी साउथ में बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे देने जा रही है। साउथ के राज्यों से बीजेपी बिल्कुल एक तरह से नए दरवाजे साउथ में बीजेपी के लिए खोलने जा रहे हैं और वो खुलेगा अयोध्या के प्रभाव से। आप जब आगे बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीजेपी 5 की 5 सीटें जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 5 से 6 सीटों का गेन करने जा रही है 2019 के मुकाबले। यानी बीजेपी लेड एनडीए जो है इस बार 70 से 72 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत सकता है। यह बिल्कुल 2014 रिपीट होने जैसा है। वेस्ट बंगाल 42 सीटें, ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच बिल्कुल सीधी कांटे की टक्कर है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार वेस्ट बंगाल में बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी बंगाल में, मैं ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी बंगाल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। 2019 में पहली बार ऐसा हुआ था
कि एक साथ पहली बार बीजेपी ने डबल डिजिट को बंगाल के अंदर क्रॉस किया था। 18 लोकसभा के सांसद जीतकर आए थे। बीजेपी ये नंबर 25 से 30 तक लेकर जा सकती है, और ये नंबर अगर 25 से 30 तक हुए तो आप ये समझ जाओ कि बंगाल की स्थिति क्या है। इसके अलावा आप अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज हैं, आप हम लोग इन पर भी बात करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें थी, लद्दाख अब अलग हो गया है। जम्मू में 5 सीटें हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में 2 सीटें जीतने जा रही है। इसके अलावा एक लद्दाख की सीट। आप आएंगे दिल्ली बीजेपी 6 सीटों तक जीत सकती है। मैं एक सीट काट रहा हूं, उसके अलग अलग कारण है, बहुत डिटेल में वीडियो चला गया है। 7 सीट बीजेपी 2019 में भी जीती थी, और 7 ही सीट बीजेपी 2014 में भी जीती थी। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि वो रिपीट भी हो जाए, लेकिन फिर भी चलो एक सीट हटा दिया है वहां से। इसके अलावा जब आप आएंगे यूनियन टेरिटरीज में, तो अंडमान निकोबार में बीजेपी नहीं जीतने जा रही है। चंडीगढ़ की एक सीट है, बीजेपी निकाल लेगी। दादर नगर हवेली की एक सीट, यहां पर यह सीट निकल सकती है। और दिल्ली, मैंने आपको बताया कि ये 7 में से 6 सीटें बेहद आसानी से हो सकता है 7 में 7 भी रिपीट हो जाए दिल्ली। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, वहां पर 2 लोकसभा की सीटें बीजेपी आसानी से जीतेगी। इसके अलावा लद्दाख की एक सीट, लद्दाख में काफी कुछ बवाल भी था। जो पुराने लद्दाख के सांसद थे, जिनका आपको पता है पहला जो स्पीच 370 पे दिया था, बहुत वायरल था, उन भाई साहब की जगह नए कैंडिडेट उतरे, लेकिन बीजेपी ये लद्दाख सीट निकालेगी। इसके अलावा लक्षद्वीप नहीं जीतने जा रही है, पांडिचेरी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये ओवरऑल तस्वीर है। अब ये ओवरऑल तस्वीर है कब हमारे अनुमान का कि भाई बीजेपी कहां तक जा रही है। तो चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं कि कहानी जा कहां तक रही है। तो दोस्तों, ये पूरी तस्वीर है, और ये पूरी तस्वीर बेहद विध्वंसक है। और प्रधानमंत्री का जो नारा है ना, 400 पार, लगभग उस दरवाजे तक जा रहा है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, और हो सकता है वो 400 वाला दरवाजा भी टूट जाए। इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था तो सबसे बड़ा मैंडेट मिला था। पहली बार किसी पार्टी ने 400 क्रॉस किया था, वो कांग्रेस थी, और इंदिरा गांधी की सिंपैथी में राजीव गांधी को मिला था। लेकिन ये मैंडेट कुछ कुछ वैसा ही होने जा रहा है 4 जून को। जो अनुमान है वो बेहद विध्वंसक है। बीजेपी लेड एनडीए आखिर इतने कैलकुलेशन के बाद, समीकरण के बाद, हमने आपको बताया कि भाई हम बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन इतनी समझ रखते हैं कि जमीन पे हो क्या रहा है। झूठ और सच का कोई मतलब नहीं है, जो दिख रहा है वो बताना पड़ेगा दोस्त। और हम मान के चलें कि फलाना आदमी जीत जाए, फलाना आदमी हार जाए, इससे कुछ होने वाला है, हमारे मानने से कुछ सच बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो कहानी क्या है वो देख लीजिए। फाइनल नंबर देने जा रहा हूं, ये सब देख ही लिए। तो एनडीए मिल लेंगे हम लोग 4 जून को। एनडीए 394 प्लस माइनस 10 कर लेना भाई। और सवाल है कि बीजेपी कितना। तो बीजेपी, ये अनुमान है भाई साहब मेरा, जैसे बाकी लोग लगा रहे हैं। बीजेपी 350 प्लस माइनस 10 कर लो। 4 जून की कहानी हमने आपको बता दी है। यह पूरा है सिस्टम। नरेंद्र मोदी के लिए 272 का मैजिकल नंबर कोई आंकड़ा नहीं है। बीजेपी लेड एनडीए, बीजेपी केवल अपने दम पर वो क्रॉस करने जा रही है। और बुरी से बुरी हालत में, मैं फिर बोल रहा हूं, बुरी से बुरी हालत में बीजेपी को 300 क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकेगा। और यानी कि बहुत इजीली, बहुत आसानी से बीजेपी फिर से तीसरी बार सत्ता में लौट रही है। ये नंबर्स जो हैं वो यही बता रहे हैं। फिलहाल देश में 3 चरण के चुनाव बाकी है, और भी बहुत सारे लोग अभी आपको बताएंगे कि ऐसी सुनामी, ऐसा हवा, ऐसा तूफान। और ये सब लोग 4 तारीख को ये बोलने लगेंगे 12:30 बजे के बाद, दावे के साथ कह रहा हूं, ये सब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक वैक नहीं होता है, जनता हैक है। जनता को उसका लीडर मिल गया है। जिस व्यक्ति को आप बार बार नकार रहे हैं, जनता उसी को अपना तारनहार मान बैठी है। और यह तय हो चुका है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, और हो सकता है कि अब की बार 400 पार का नारा सच हो जाए।